डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं मुंबई शहर में एक ड्राइवर हूँ और यहाँ पर ड्राइवर की कमाई इतनी होती है कि आप सिर्फ घर का गुजारा ही कर सकते हैं। मैं मुंबई के ही पास के एक छोटे से गांव में रहा करता था और उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा था गांव छोड़ने का समय आ गया है। इसके बाद हम पलायन कर गए मुंबई शहर की तरफ। पहले 3 साल बहुत मुश्किल भरे थे, क्या बताऊं आपको। छोटा सा कमरा मिला था किराए पर और उसी छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहा करता था। गद्दे भी ऐसे बिछाए जाते थे कि टांगे भी पूरी तरह से खोलकर सोया नहीं जाता था। रसोई का सामान भी एक ही कमरे में पड़ा था, बाकी सामान भी यहीं पर पड़ा था और सोना भी यहीं पर पड़ता था। इतनी मुश्किल में हमने 3 साल बिताए थे और उसके बाद मैंने एक जान पहचान वाले के पास ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया। जब मैं ड्राइवर बना उसने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। मैं हर रोज़ लगभग 16 घंटे तक काम करता। कभी मैं टैक्सी चलाता तो कभी किसी की गाड़ी चलाता। धीरे धीरे कुछ पैसे मैंने जोड़े और लोन पर एक गाड़ी ले ली। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी ली, अब कमाई अच्छी होने लगी थी तो हमने वो घर भी बदल लिया। अब हम किराए के मकान पर रहने लगे थे जो देखने में थोड़ा अच्छा था। अब गांव से भी कुछ लोग आते तो घर को देखकर कहते, आप यहाँ पर छोटे घर में रह रहे हैं, लेकिन घर तो अच्छा है। उससे पहले वाला घर किसी को दिखाने लायक तक ना था। अगर गांव में पता चल जाता हम छोटे से घर में रहते हैं तो गांव वाले तो कहते, गांव में वापस आ जाओ, ऐसे छोटे से कमरे में रहकर क्या करोगे। लेकिन मुंबई शहर में पैसा बहुत है, बस काम करने वाला चाहिए। यहाँ पर रहने की किल्लत है, खाने की बिल्कुल किल्लत नहीं है। महंगाई ज़रूर है, लेकिन अपनी ज़रूरतें कम कर लें तो बड़े अच्छे पैसे बचाए जा सकते हैं। अब हमारा काम अच्छा चलने लगा है और धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कहीं शहर के बाहर कोई छोटा मोटा फ्लैट ले ही लेंगे, क्योंकि मेरे पास अपनी गाड़ी है और टैक्सी चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुझे शहर में ही रहना हो। कई बार शहर के बाहर की सवारियां भी मिल जाती हैं और अब मेरे कॉन्टैक्ट भी इतने बन चुके हैं कि मैं घर बैठे बैठे कई कस्टमर के फ़ोन उठाता हूं और उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचा देता हूं। लेकिन फिर भी याद आती है अपने गांव की। कभी कभी मैं अपने पिता को कहता हूँ गांव जाकर देख कर आना चाहता हूँ, लेकिन पिता कह देते हैं अब गांव में मत जाना। जब गांव में हम वापस जाएं तो दिल वहीं पर रह जाता है और कई दिन लग जाते हैं दोबारा शहर में बसने में। लेकिन पुरानी यादें मुझे तंग कर रही थी कि इस तरह से मेरे दादाजी वहाँ पर मुझे खिलाया करते थे। हम बाग में जाया करते थे और वहाँ पर फल तोड़कर खाया करते थे। इसलिए मैंने अपने पिता से झगड़ा कर लिया। अगर वो नहीं आना चाहते मैं अकेला ही चला जाऊंगा, पुरानी यादों को ताज़ा करके आऊँगा। यहाँ काम में छुट्टियाँ कम ही मिलती हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन लगा हुआ था तो दिल को लगा कि जा सकता हूँ। वैसे भी शहर तो बंद है, कोई भी सवारी अब टैक्सी में बैठती नहीं। कुछ दिनों की बात है, तब तक गांव घूम कर आता हूँ। वहाँ भीड़ कम होगी और ये वायरस भी वहाँ तक पहुँचा नहीं होगा। ये कहकर मैं तो गांव की तरफ निकल पड़ा था। पिता मान नहीं रहे थे। उनका कहना था खाने का सारा सामान रखा है, घर के अंदर ही रहेंगे, जब तक सरकार नहीं कहती हम बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं अपने गांव की तरफ निकल पड़ा था। यहाँ से गांव कुल 150 किलोमीटर की दूरी पर था। गांव पहुंचकर एक अलग सा सुकून मिला मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे शहर में वो हवा है ही नहीं जो गांव में होती है। मुंबई शहर में रहते हुए इतने साल बीत चुके हैं, वहाँ की वो अशुद्ध सी हवा भी अब साफ लगने लगी थी। लेकिन जब कदम रखा है गांव में तब महसूस हुआ साफ हवा किसे कहा जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही नशा सा था और हमारा घर इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था मैं सफाई भी करवाना नहीं चाहता था। इसके बाद कई गांव वाले मेरी मदद करने लगे, क्योंकि मैं शहर से आया था। वो शहर में काम करना चाहते थे, इसीलिए उनका मैंने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया। उन्हें धोखा नहीं दिया, मैंने उन्हें कह दिया था
काम मैं दिलवा दूंगा, जितनी मेरी जान पहचान है मैं काम दिलवा दूंगा, लेकिन मेरे घर की थोड़ी सी सफाई ही करवा दो। वो बहुत खुशी खुशी घर की सफाई करके गए थे। मैंने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। अब मैंने सोचा था जब तक कोरोना काल चलेगा मैं यहाँ गांव में रहूंगा और यहाँ की कुछ सवारियों को छोड़ भी दूंगा। गांव में इतनी ज़्यादा दहशत नहीं थी और यहाँ गांव में ही पकी हुई चीज़ों को घर में बनाकर खाया जाता था। मैं पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजे हर किसी के पास एक अलग सा समय होता है पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने के लिए, मैं भी वहाँ उन लोगों के पास पहुँच गया। हर कोई डरा हुआ था, एक दूसरे से 2 से 3 फीट की दूरी पर बैठा हुआ था, लेकिन बातें तो की जा सकती थी ना। वहाँ पर बैठकर मैं उनसे बातें करने लगा। एक अंकल जिनकी उम्र 80 साल थी, उनसे बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो मेरे दादाजी के जिगरी यार हुआ करते थे, मेरे दादाजी के साथ बचपन में खेला करते थे। मैंने उनसे अपने दादाजी की बातें पूछना शुरू कर दी। मेरे दादाजी की मौत 8 साल पहले हो चुकी है, लेकिन अब भी उनकी याद आया करती थी। इसीलिए वो बूढ़े अंकल जो बताते गए मैं सुनता गया और मज़े लेता गया। मेरे दादाजी की याद मेरी आंखों के सामने आ रही थी। तभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने कहा, अच्छा अपनी पुश्तैनी ज़मीन देख कर आओगे? मैंने कहा, पुश्तैनी ज़मीन? वहीं पर तो मैं रहता हूँ, यही है हमारा घर। तो उसने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें अच्छी तरह से नहीं बताया। मैं हैरान हो चुका था। अच्छी तरह से नहीं बताया? मेरे पिता ने भी नहीं बताया। हमारी पुश्तैनी ज़मीन ये नहीं है? उसने सर हिला दिया। नहीं 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 नहीं, इस गांव से और भी पीहड़ की तरफ, वो जो टीले से बने हुए हैं ना, उसके पीछे कई गांव के खंडहर पड़े हैं और वहाँ पर तुम्हारी पुश्तैनी ज़मीन हुआ करती थी। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे वहाँ जाया भी करते थे, लेकिन उसके बाद से ही ये माना जाने लगा कि वहाँ पर कोई भूतनी रहती है। वो चीखें मारा करती थी, कोई भी समझ नहीं पाया और हर कोई वहाँ से भाग निकला। वैसे भी उस समय गांव की संख्या कम होती थी, लोग गांव में कम रहते थे और छोटे छोटे गांव ही होते थे। अब तो जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, एक छोटे गांव को आप गांव मान ही नहीं सकते। 20 से 30 हजार लोग रहते हैं गांव में, इसे शहर घोषित कर देना चाहिए। यह बात कहकर वो हंसने लगा था, लेकिन मेरे दिमाग में वो घटना के बारे में बार बार घूमे जा रही थी बातें। कौन सी भूतनी, कौन सा गांव, मुझे वहां पर ले चलिए। वो कांपते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाने वाला, लेकिन तुम्हें बता दूंगा, तुम वहां जाकर आ सकते हो, पुश्तैनी ज़मीन भी देख सकते हो। वहां पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर मिलेगा। ये मंदिर किस भगवान का है किसी को नहीं पता था, लेकिन उस मंदिर की पिछली साइड बिल्कुल सटा हुआ वो जो टूटा फूटा घर दिखेगा ना तुम्हें, वो वाला तुम्हारा पुश्तैनी घर है। वहाँ कभी तुम्हारे दादा परदादा रहा करते थे। वो वहाँ बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं कि वो भूतनी वहाँ पर आ गई, लोग डर गए। उस भूतनी ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया था। अब उस बूढ़े अंकल की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था उस समय के लोग कितने अंधविश्वासी थे। एक भूतनी से डरकर भाग गए। अब ये भूत प्रेत तो होते ही नहीं, रात को उड़ता हुआ कोई कपड़ा देख लिया होगा, डरकर पूरा का पूरा गांव भाग आया। मैं मन ही मन मुस्कुराता जा रहा था और वो बूढ़े अंकल कहे जा रहे थे, वहाँ जाकर दिन के वक्त वापस आ जाना, रात को मत रुकना वहाँ पर। मैंने भी सर हिला दिया, कोई बात नहीं। ये कहकर मैंने सोच लिया था अगले दिन मैं वहीं पर जाऊंगा। सुबह सुबह 8 बजे नाश्ता किया मैंने और साइकिल उठाकर उस तरफ बढ़ गया। अब भी पिताजी की साइकिल बहुत सही तरह से चलती थी और उस बीहड़ में साइकिल चलाना ही अच्छी बात थी। गाड़ी लेकर इस तरह बीहड़ में फंसना नहीं चाहता था। साइकिल को तो खींचकर मैं रेत से निकाल भी लूँगा, अगर कहीं खड्डे में गाड़ी फंस गई तो क्या करूँगा। अब गांव वाले भी डरपोक हैं, भूतनी का नाम सुनकर उस गांव की तरफ आएंगे भी नहीं। मुझे 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा और वहाँ कोई और गांव बसा नहीं हुआ था। ये टीले से थे और गर्मी बहुत ज़्यादा। जैसे ही उन टीलों को पार करके मैं वहाँ उस खंडहरों के पास पहुँचा, देखते ही हैरान हो गया। कितने साल पहले की बात होगी ये, करीबन 60 से 70 साल पुराने बने हुए वो घर, पत्थरों ईंटों के बने हुए घर देखकर जैसे आंखों में पानी बहना शुरू हो गया था। आपके साथ नहीं होता ऐसा?
जब आप बहुत पुरानी चीज़ को देखते हैं आपको ऐसा महसूस होने लगता है ना कि हमारे पुरखे किस तरह यहाँ रहा करते थे। वो भी कोई ज़माना रहा होगा, लेकिन अब तो हम भविष्य में पहुँच आए हैं। वहाँ देखकर भी मैं ये महसूस कर रहा था किस तरह के घर हुआ करते थे उस समय, पत्थरों के बने हुए। उनके पास ईंटें भी नहीं थी। ये बीहड़ का इलाका कहलाया जाता था। मैं अब उन घरों के पास से गुजर रहा था और ये पत्थर भी लगभग गलने से लगे थे। ढेरियां सी बनी हुई थी और यहाँ कई पगडंडियां थी। शायद दूर वाले गांव से इस रास्ते से निकलकर लोग जाते होंगे। शायद आगे पानी पूनी लेकर आते होंगे। शायद आगे और पेड़ भी लगाए होंगे किसी ने। ये सोचते सोचते उस पगडंडी के सहारे गांव के बीच जाता गया। मैं ढूंढ रहा था वो मंदिर जिसकी पिछली साइड सटा हुआ हमारा घर होगा। वो किस तरह का होगा, आसपास पेड़ होंगे या नहीं, मैं सोचे जा रहा था। हर घर के अंदर पेड़ ऐसे निकले हुए थे जैसे उन्होंने घरों को अभी बचा कर रखा हो। ये बरगद के पेड़ थे और बरगद के पेड़ आजीवी होते हैं। आजीवी यानी कि जिस चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं उसे भी मरने नहीं देते, जैसे अपनी आत्मा को उसमें बसा लेते हैं। यहाँ पर भी कई घर थे जो शायद समय के साथ बिखर जाते, लेकिन ये बरगद के पेड़ की जड़ें हैं जो उन ईंटों को आज भी संभाले हुए थी। वहाँ वो दरवाज़ों को भले ही घुन लग चुका था और वो दरवाजे गल चुके थे, लेकिन उन जड़ों ने दरवाज़ों के रास्तों को भी पूरी तरह से बंद नहीं किया था। ऐसे कई घरों को देखते देखते जब मैं आगे तक पहुंचा था, वो खंडहर साफ साफ दिख रहा था। एक मंदिर है, लेकिन ऐसे मंदिर का ढांचा जिसकी दीवारों पर शैतानों की तस्वीरें लगी हों, मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। मंदिरों में तो भगवान रहते हैं, भगवानों की तस्वीरें होती हैं, देवताओं की तस्वीरें होती हैं, लेकिन ये कैसे भयानक भयानक से चेहरे बना रखे हैं यहाँ पर। हर एक घर बहुत पुराना और टूटा खंडहर हो चुका था। ये मंदिर की ईंटें बिल्कुल पानी की तरह चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे हर रोज साफ करता हो, लेकिन कौन। खंडहर घरों को देखकर घबराहट सी हो रही थी। वक्त दोपहर का हो गया था। दोपहर को मैं खाना लेकर आया था। मैं उस मंदिर को देख चुका था। खंडहर घरों के पास लगी उन ईंटों पत्थरों की ढेरियों के पास एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मैं वो खाना खाने लगा। आसपास कई आम के पेड़ और कई और फलों के पेड़ लगे हुए थे। एक अमरूद के पेड़ के कुछ अमरूद भी तोड़े मैंने और धूप की तरफ देखते हुए उन अमरूदों को नमक लगाकर खाता रहा मैं। वक्त कब बीत गया मैं जान ही नहीं पाया। मैं थका हुआ था। बहुत समय से साइकिल नहीं चलाई थी। जब आप ड्राइवर हो तो आपको सिर्फ पंजे हिलाने पड़ते हैं और हाथ से स्टीयरिंग हिलाना पड़ता है। आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती और जब साइकिल चलाना पड़ जाए तब पता चलता है। मैं भी अब पता लगा गया था। 25 किलोमीटर सांस चढ़ी हुई थी, शरीर ने जैसे साथ छोड़ दिया था। कब नींद आ गई मैं जान नहीं पाया। बरगद के पेड़ के नीचे छांव ठंडी ठंडी थी और वो हवा ने जैसे मुझे मदहोश कर दिया था। जब आंख खुली मेरी शाम के 6 बज चुके थे। अचानक आंखें मलते हुए उस खंडहर को देख घबराहट सी हो रही थी। सोकर उठा था मैं, दिमाग में था ही नहीं कि मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। मुझे लगने लगा जैसे मैं भटक गया हूँ, कोई ऐसी जगह पहुँच गया हूँ जहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए। फिर जैसे जैसे दिमाग में याद आती गई कि मैं खुद यहाँ पर आया हूँ और दादाजी की पुश्तैनी जगह है, फिर मैं बैठकर सोचने लगा, अरे मैं तो पागल था, ज़्यादा डर गया। थोड़ी थोड़ी छाँव हो रही थी। सूरज बिल्कुल एक कोने पर था, डूबने का इंतज़ार कर रहा। उन्होंने कहा था रात के वक्त वहाँ मत रुकना, लेकिन मैं गलती कर बैठा था। फिर मैं हंसता हंसता कहने लगा, एक भूतनी से डरे हैं, यहाँ पर भूतनी होगी ही नहीं। इतने पुराने खंडहर में कौन रहता होगा। अब भूत भी तो मॉडर्न हो गए हैं, शहरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, ऐसे खंडहर में नहीं रहते। मुस्कुराते मुस्कुराते उस मंदिर की तरफ बढ़ गया था मैं। सच बताऊं, हर ढांचा ढह चुका था सिवाय उस मंदिर के। उस मंदिर को मैं 75% बिल्कुल सही मान रहा था। उसके अंदर जाने की हिम्मत भी जुटा पाया था, लेकिन वो भयानक भयानक मूर्तियां जो बाहर की तरफ लगी हुई थीं मुझे डरा रही थीं। उन मूर्तियों के पास से गुजरकर जब मैं उस मंदिर के अंदर गया, पूरा मंदिर खाली था। ना एक मूर्ति और ना ही कोई भी पूजा पाठ का सामान वहाँ पर पड़ा था।
पहले मुझे लगा था आसपास से निकल कर जाते होंगे लोग और यहाँ पर थोड़ा पूजा पाठ तो कर ही लेते होंगे। मंदिर को भगवान का घर कहा जाता है, इसीलिए वहाँ थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर दिया जाए तो आपको पुण्य मिलता है। लेकिन ऐसे शैतानी चेहरे जो बाहर बना रखे हैं और अंदर से खाली, क्या ये किसी भगवान का घर है या वैसे ही इसे मंदिर कहा जाता है? तभी मैंने एक दीवार पर हाथ लगाया था और जैसे ही मेरा वजन उस पत्थर पर पड़ा था पूरा मंदिर हिलने लगा था। तब मैं घबरा कर सोच रहा था, अरे 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 अरे, ये मंदिर किसी ज़माने में ढह भी गया होगा और इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया है, यानी कि थोड़ा वजन पड़ा और पूरा का पूरा मंदिर ढह जाएगा। भाग कर बाहर निकला था मैं। उसके बाद बाहर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अरे ये गलती मैं कर देता तो ऊपर पहुंच जाता। इसके बाद चलता चलता मंदिर के पीछे और पीछे दिखा मुझे बड़ा सा आंगन और पीछे बनी छोटी झोंपड़ी। इस लकड़ी को ज़्यादा घुन नहीं लगा था। मेरे दादाजी हमेशा से समझदार हुआ करते थे और मेरे परदादा तो उनसे भी ज़्यादा समझदार होंगे। दादाजी बताया करते थे यहाँ उन्होंने उस लकड़ी का इस्तेमाल किया था जिन्हें आसानी से घुन नहीं लगता। इसे सांगवान की लकड़ी कहा जाता है। होती तो यह भारी है लेकिन इसे घुन नहीं लगता, लंबे समय चलती है ये लकड़ी। उससे बना हुआ ये मकान अब भी यह झोंपड़े में रहा जा सकता था। अगर आप यहाँ बारिश में फंस जाए तो ऐसे झोंपड़े की तलाश करेंगे। ये मेरे दादाजी का घर है और यहाँ आंगन में वो खेलते होंगे। मुझे एक जगह एक पत्थर भी मिला था। वो पत्थर बनाया हुआ था एक शेर जैसा, जैसे उसे उकेर कर शेर बनाया गया हो, और मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसे ही शेर को दादाजी पत्थर को थोड़ा थोड़ा छील कर बनाया करते थे। बिल्कुल वैसा ही यहाँ ज़रूर मेरे दादाजी रहा करते थे। बचपन में खेला करते थे, जवानी भी उन्होंने देखी, लेकिन मुझे उन्होंने कभी बताया ही नहीं इस गांव के बारे में। मैं तो कब का इस गांव में होकर आ जाता। क्यों छिपा कर रखा मैं जान नहीं पाया। अंधेरा होने लगा था लेकिन मैं बड़ी टॉर्च लेकर आया था। खौफनाक मंजर था ये, वीरान खंडहर गांव, और वहाँ उस घर में उस पेड़ पर लगे अमरूद को तोड़ तोड़ कर मैं खाता रहा और आसमान की तरफ देखता रहा। जैसे ही वहाँ अंधेरा घिर गया था, ये वीरान जगह थी और यहाँ तो पंछियों के चहचहाने की आवाज़ें तक ना आ रही थी, लेकिन एक घुंघरू की आवाज़ ने मेरे कान खड़े कर दिए। छम छम करते वो घुंघरुओं की आवाज़ जैसे कोई औरत हो जिसने घुंघरू पहने हो और वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब आ रही हो। दिल सहम रहा था। भले ही आप भूत पर यकीन नहीं करते, लेकिन वक्त रात का हो और ऐसी वीरान जगह हो जहाँ कोई नहीं आता, तब वहाँ पर कदमों की आवाज़ सुनाई देना मौत से कमतर नहीं होता। मैं तो उस खंडहर से झोंपड़े के अंदर छिप गया था, एक दीवार के पास आंख बाहर निकाल कर झांके जा रहा। डर लग रहा था मुझे, भूतनी ना सही कोई और ही हुआ। इस तरह खंडहर में रात को कौन घूमता है? ये कोई शिकारी भी हो सकता है, चोर लुटेरा हुआ, फिर मैं क्या करूँगा? ऐसे ही तो लड़कियाँ फंसाती है लड़कों को। मैं शरीफ लड़का हूँ, फंसने वाला नहीं। चुपचाप पीछे खड़ा हो गया था मैं। उसके बाद मैंने देखा जैसे वो घुंघरुओं की आवाज़ करीब तक आई, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा गूंजने लगी। गूंज क्यों रही थी? क्योंकि वो मंदिर के अंदर से आ रही थी। कोई औरत धीरे धीरे चलती हुई मंदिर के अंदर गई थी और अंदर भी छम छम की वो आवाज़ सोचने पर मजबूर कर दिया था मुझे। क्या करूं मैं इतना डरपोक नहीं हूँ, क्यों डर कर पीछे खड़ा हूँ? देख कर आता हूँ, हाथ में टॉर्च है मेरे, कौन मुझ पर हमला कर सकता है? ये कोई औरत ही तो होगी, लोग डरते होंगे भूतनी है, असल में है कौन? देख कर तो आऊँ। चलता चलता मैं अपने उस घर से बाहर निकला था और धीरे धीरे उस चांद की रोशनी में करीब पहुंच गया था मैं उस मंदिर के। जैसे ही मैं मंदिर के करीब गया, वो छम छम की आवाज़ एकदम से बंद, जैसे वो जान गई होगी मैं पता कर चुका हूँ यहाँ कोई है। धीरे धीरे मैं मंदिर के बिल्कुल सामने गया था और अंदर से चमकती हुई वो आँखें, जानवरों की आंखें ऐसे चमकती हैं, इंसानों की नहीं। लेकिन कोई भी जानवर इस तरह 6 फुट ऊपर भी नहीं होता। ये किसी इंसान की आंखें ही थी, लेकिन जानवर की तरह चमक रही थी।
अब मेरी हिम्मत जवाब देना शुरू कर गई। मैं पीछे हटने लगा और वो भी छम छम करती हुई मंदिर से बाहर की तरफ आने लगी। जैसे ही वो मंदिर के बाहर आई, उसके लहराते हुए कपड़े, वो कौन थी जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ भयानक सा भी था। उसके 2 दांत वैम्पायर की तरह निकले हुए थे, उसकी आंखें लाल थी जो चमकदार थी। फिर भी उसका चेहरा इतना खूबसूरत, मैं बयान नहीं कर सकता। जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी मैंने। आज मेरा दिमाग खुद भ्रमित हो रहा था। वो खूबसूरत है या भयानक, ये समझ नहीं पा रहा था। वो एकदम से उड़ती हुई मेरे करीब आई। उसने अपने कदम जमीन पर भी ना रखे थे, हवा में उड़ती हुई आई थी। मेरे सामने आकर हंसने लगी थी और कहती जा रही थी, तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आए हो? मरना चाहते हो? कहानियां नहीं सुनी इस गांव की? भाग जाओ यहाँ से। मैं पहले तो घबरा गया, फिर एक लड़की के सामने बेइज्जत थोड़े ना हो सकता था। मैंने भी हिम्मत जुटाई और कहने लगा, क्यों भागूं? पुश्तैनी जमीन है मेरी। और तुम कौन हो? भूतनी हो। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, ये जमीन मेरी है, निकलो यहाँ से। वो हैरान परेशान, आखिर उसे इस तरह से कौन धमका रहा है? मैंने भी तरकीब लगा रखी थी, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूंगा, ऐसे भूत तो 1 मिनट में भाग जाते हैं। वो हैरान इसलिए थी, मैं उससे डर क्यों नहीं रहा। 2-3 धमकियां उसने भी दी, उसके बाद मैंने भी धमकी दे दी। मैंने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो देखो तुम्हारी कैसे मौत होती है। वो मुस्कुराने लगी थी। हनुमान चालीसा पढ़ोगे? मेरे लिए हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो अच्छा होगा, मुझे भी हनुमान चालीसा अच्छी लगती है। मैं सन्न सा हो गया, ये कैसी भूतनी है जो हनुमान चालीसा पढ़ती है? मैंने उससे पूछा भी, कैसी भूतनी हो तुम? कहीं असली औरत तो नहीं जो भूत बनकर लोगों को डराती है? तो उसने कहा था, पैर देखो मेरे, छू रहे हैं जमीन को या नहीं? वो हवा में थे, जमीन से आधा फुट ऊंचाई पर। उसका कद 5.5 फुट होगा, लेकिन आधा फुट हवा में भी उड़ रही थी, इसलिए 6 फुट लग रही थी। उसे देखते ही घबराहट भी हो रही, लेकिन लड़की से बेइज्जत होने का डर जो मुझे ताकतवर बनाए जा रहा था। तब मैंने उससे पूछा, सच बताओ तुम हो क्या? भूतनी हो? हनुमान चालीसा पढ़ने वाली भूतनी? कैसी भूतनी हो? तब उसने गुस्से में कहा था, भूतनी नहीं हूं मैं, भूतनी नहीं हूं। इतना अच्छा चेहरा है मेरा, सुंदर नहीं लगती? भूतनियां ऐसी नहीं होती। मैं एक यक्षिणी हूं और ये गांव यक्षिणी के अधीन है। गांव वाले तो भाग गए, लेकिन मैं नहीं भागी। कोई रहने आया तो रहने दूंगी, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। कोई भी अशुद्ध यहां नहीं रह सकता। वो जिसने लोगों को परेशान किया हो वो अशुद्ध होता है। जो औरतों को अच्छी निगाह से नहीं देखता वो अशुद्ध होता है। जो लोगों को मारता है वो अशुद्ध होता है। जो निर्दोष को सजा देता है वो अशुद्ध होता है। कोई भी अशुद्ध इस गांव में रह नहीं सकता। और मैं भी उसे धमकाता हुआ कहता जा रहा था, यक्षिणी हो तो क्या? सुना है मैंने कोई यक्षिणी भी भूतनी भूतनी होती है, कोई डाकिनी यक्षिणी, मुझे क्या। लेकिन देखो, सीधी तरह से निकलो और मैं भी यहाँ पर कुछ समय बिताऊंगा, परेशान मत करो, भागो यहाँ से। वो गुस्से में आ गई थी और जैसे ही वो गुस्से में आई उसने मुझे छुआ तक ना था। जैसे मैं पीछे की तरफ गिर गया। मैं गिरा काफ़ी ज़ोर से था, जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में 3-4 फुट पीछे गिरते हैं, लेकिन किसी धक्के के कारण नहीं, जैसे हवा के कारण। मैं उठ खड़ा हुआ, मेरे मुंह पर मिट्टी लग गई थी और अंदर गुस्सा भर गया था। होती कौन हो तुम? धक्का कैसे मारा मुझे? देखो, मुझे तंग मत करो, मैं भी तुम्हें तंग कर सकता हूँ। तब वो हंसने लगी थी। अच्छा, यक्षिणी को तंग करोगे जिसे ये तक पता नहीं यक्षिणी होती कौन है? मैंने कहा, जो भी होती हो, मुझे क्या करना है? मैंने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और उसकी तरफ मारा और उसके शरीर के पास से गुजर गया। जैसे उसे पता था कि सर के करीब से पत्थर गुजरेगा, उसे लगेगा तक नहीं। वो वहीं पर खड़ी थी। एक और पत्थर उठाया मैंने, फिर से घुमा कर दिया और उसे छुआ तक नहीं, पास से गुजर गया। मुझे गुस्सा आ रहा था। इस बार उसने दूर से फिर से धक्का दे दिया, मैं पीछे गिर गया। उसके बाद मैं गालियां निकाल रहा था और मेरी हर एक गाली पर वो और ज़्यादा गुस्सा। तुम औरतों की इज्जत नहीं करते? मैंने कहा, औरतों की करता हूँ, तुम्हारी जैसी भूतनियों की नहीं। मेरी बातों से वो और ज़्यादा चिढ़ती जा रही थी और वो मुझ पर कोई हमला नहीं कर रही थी, बस धक्का दे रही थी। भागता भागता मैं मंदिर के पास आ गया
और उसके बाद मैं कहने लगा, अब मंदिर का बड़ा पत्थर उठाकर मारूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। वो कह रही थी, ना ना ना, इस मंदिर को हाथ मत लगाना, बहुत समय लगा है मुझे मंदिर दोबारा बनाने में। अगर तुमने इस मंदिर को गिरा दिया तो शाप के भोगी होगे, ऐसा शाप दूंगी तुमसे संभलेगा नहीं। लेकिन मैंने वो बड़ा पत्थर उठाया जिससे वो पूरा का पूरा मंदिर हिलने लगा था। ढहने वाला था वो, ढहने वाला, लेकिन बच गया और पत्थर मैंने उसके सर पर मारा। पत्थर सर से टकराया और नीचे गिर गया, उसके चेहरे पर हाव भाव तक न। फिर गुस्से में कहने लगी, चले जाओ यहाँ से, मंदिर गिर गया ना, मंदिर गिर गया ना, सह नहीं पाओगे वो दर्द। इसके बाद मैंने मंदिर को देखा, वो हिल रहा था। तब मुझे महसूस हुआ सच में मंदिर गिर सकता है, और मंदिर मैं भी गिराना नहीं चाहता था। अब मैं ऐसा पाप का भोगी नहीं बन सकता। मैं मंदिर से दूर आ गया। तब वो मेरी तरफ गुस्से में देखती रही। मैं उसे शर्मिंदा करना चाहता था, कैसे करूं? ना तो पत्थर की चोट उसे लग रही है। मैंने कई कहानियां सुनी थी, एक औरत किसी मर्द को इस तरह बिना कपड़ों के देख नहीं पाती, शर्मिंदा हो जाती है, और ये तो एक गांव की यक्षिणी है। मैंने क्या किया, अपनी टी शर्ट उतारी और वो निक्कर उतार कर पूरी तरह बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में आ गया था। मैं नंगा था उसके सामने खड़ा और नाच नाच कर कहने लगा, भाग यहाँ से भाग, तेरे जैसी बहुत देखी हैं। और उसका पारा बढ़ चुका था, लाल रंग की हो गई थी वो। मुझे नहीं पता वो शर्मिंदगी से लाल हुई थी या गुस्से में लाल, लेकिन एक झटके से वो गायब। जैसे ही वो गायब हुई, मैंने दोबारा से कपड़े डाल लिए और कहने लगा, वो बातें सच है, अगर कोई भूतनी नजर आए तो नंगे होकर खड़े हो जाओ, शर्मिंदगी में खुद ही भाग जाती है। लेकिन उसके बाद मेरे सर के पास उसकी आवाज़ें आती रहीं, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ऐसी गलती की है कि माफ़ नहीं कर सकती, अशुद्ध वाला काम किया है तुमने, अब तो मरना होगा। मेरे कान के पास वो आवाज़ें आती रही, जैसे मेरे सर से चिपक गई थी। मैं पीछे मुड़ता नजर नहीं आती, लेकिन सर के करीब ही आवाज़ें आती रहती, मुझे धक्का दे दे कर गिराए जा रहे। मैं बड़ी मुश्किल से बचता, लेकिन करीब ही थे। मुझे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे थे, चक्कर आने लगे थे, और मैं समझ गया अब ये मुझसे चिपक चुकी है, भागो यहाँ से। मैंने वो साइकिल उठाई और बड़ी तेज़ी से साइकिल चलाने लगा। वो बार बार मेरे सर पर मदहोशी सी ला देती, लेकिन मैं साइकिल चलाते चलाते गांव तक पहुंच ही गया। गांव में पहुंचते ही चीखता चिंघाड़ता हुआ मैं इस तरह से भाग रहा था जैसे मौत दिखी हो मुझे, और मैं चीख चीख कर कहे जा रहा, वो भूतनी नहीं, यक्षिणी है, मेरे साथ चिपक गई है। किसी गांव वाले को वो नज़र नहीं आई, लेकिन मेरे चेहरे पर बन रहे वो अपने आप निशान, मांस अपने आप फटता और अंदर से निकलती हुई उंगली दिखती। बार बार ऐसा हो रहा था, मुझे दर्द हो रहा था। तभी उन्होंने कहा, अभी शमशान तांत्रिक के पास जाना होगा, जल्दी चलो। वहाँ शमशान में एक तांत्रिक था, और जैसे ही मुझे वहाँ पर पहुँचाया गया, मुझे देखकर तांत्रिक जो डरा है, टांगें कांपती हुई देखी मैंने उसकी, और वो तांत्रिक हाँफता हुआ कहने लगा, छोड़ दो इसे, बच्चा ही तो है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो तांत्रिक ने कहा, चुप हो जा, तुझसे बात नहीं कर रहा, तेरे पास जो बैठी है उससे बात कर रहा हूँ। वो यक्षिणी उससे बात कर पा रही थी। अशुद्ध है ये, इसे मारूंगी तो दोबारा गांव जाऊंगी, बिना मारे तो जाने वाली नहीं। अब इसने हाल ही ऐसा किया है। वो तांत्रिक पूछ रहा था, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा इसने? तो उसने कहा, मंदिर तोड़ने की कोशिश की। तो तांत्रिक घूर कर मेरी तरफ देख रहा, बेवकूफ, मंदिर कौन तोड़ता है? मैंने कहा, तोड़ा नहीं, मैं पत्थर उठाकर इसे मारना चाहता था। तांत्रिक ने कहा, देखो, इसने मंदिर तोड़ना नहीं चाहा था, इसके इरादे कुछ और थे, लेकिन इरादे अलग हों तो इसे दोषी ठहराया नहीं जा सकता। तो वो कहने लगी, ठीक है, जो मेरे सामने बिना कपड़ों के नाचा है वो, एक औरत के सामने बिना कपड़ों के ऐसे कौन नाचता है, वो भी अनजान औरत के। तो वो मेरी तरफ देखने लगा, ओ लफंगे, क्या क्या हरकतें करके आया है, अब बचने की मुझसे क्या उम्मीद रखता है? अब मैं क्या कहता। मैं सर नीचे की तरफ करके, वो मैंने कहानियाँ सुनी थी कि
जो औरतें होती हैं वो इस तरह बिना कपड़ों के मर्दों से शर्माती हैं, तो मैंने सोचा भूतनी को भगाने का तरीका यही है। कुछ समय तो वो तांत्रिक गुस्से में मेरी तरफ देखता रहा, लेकिन उसके बाद उसकी भी हंसी छूट गई और वो उस यक्षिणी से कहने लगा, बच्चा है ये, बच्चा तो है, इसे तो कुछ पता तक नहीं था तुम हो कौन। लेकिन वो यक्षिणी गुस्से में, ना, मैं माफ़ करने वाली नहीं, सज़ा तो मिलेगी, मारूंगी मैं इसे। लेकिन वो तांत्रिक काफ़ी समय वहाँ आग जलाकर कहता रहा, माफ़ कर दे, इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया है इसने, कपड़े उतारे हैं इसने, ये सोचकर तुझे भगा देगा। ये कौन सा जानता था तू यक्षिणी है, शक्तिशाली यक्षिणी जो कुछ भी दे सकती है, कुछ भी ले सकती है। अब जान मत ले, सज़ा देनी है तो छोटी मोटी दे दे। तब वो यक्षिणी बहुत समय गुर्राती रही और कहने लगी, ठीक है, इसे मौत की मंजिल तक गुजरना होगा। वो तांत्रिक कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये वहाँ नहीं, तू किसी वैसी जगह पर नहीं भेजेगी, मौत की पहाड़ी या मौत की वो इमारत, वहाँ नहीं, और छोटी मोटी सज़ा दे दे। तो वो कहने लगी, छोटी मोटी सज़ा मौत, या तो मौत ले ले या उस मौत की इमारत में जाना होगा। इसके पास एक दिन है, भेज दे इसे, वहाँ खुद ब खुद सज़ा लेकर आएगा और सुधर जाएगा। तब वो यक्षिणी कान के पास से गायब और वो तांत्रिक मेरी तरफ देखकर मेरी ठुड्डी पर हाथ लगाते हुए कहने लगा, देख बच्चे, इसमें तेरी गलती है, कपड़े सोच समझ कर उतारा कर, अब तुझे उस मौत की इमारत में जाना होगा। मैंने भी उस तांत्रिक से पूछा, मौत की इमारत, ये कैसी इमारत है, क्या वहाँ जाकर मुझे मरना होगा? तो उसने कहा, नहीं नहीं, कई बार भूत प्रेत चुड़ैलों के लिए एक खास जगह बनाई जाती है जहाँ उन्हें कैद कर दिया जाता है और उसे मौत की इमारत कहा जाता है, या मौत की पहाड़ी, मौत का पर्वत, इस तरह उसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अगर तुम उसे मौत की इमारत नहीं कहना चाहते तो उसे प्रेत इमारत कह सकते हो। ऐसे प्रेतों के पास वाली वो इमारत, वहाँ तुम्हें जाना होगा और रास्ता भी तुम्हें यक्षिणी दिखाएगी, वहाँ से बचकर बाहर आना है, वरना ये तुम्हें मार देगी। अब मैं क्या करता, मैंने हामी भर दी। फिर से उस तांत्रिक ने इशारा किया और मेरे कान में वो यक्षिणी कहने लगी, अब तुम बच गए, लेकिन सज़ा भुगत कर आना, चलो मेरे साथ। वो मुझे इशारा करने लगी थी। मुझे उसने कहा, कहाँ जाना चाहते हो, कितनी मुश्किल सज़ा? मैंने कहा, सबसे कमतर, मैं बच्चा हूँ, मैंने गलती कर दी। तो उसने कहा, 25 साल का बच्चा बिना कपड़ों के गलतियां तो करता ही है, अब सज़ा भी भुगतो। अब उसी रात मैं अपनी वो गाड़ी चलाकर दोबारा से मुंबई शहर आया था। उसने वो इमारत की जानकारी मुझे दी थी। यहाँ कई इमारतें बन रही थी, एक ऐसी ही नई बन रही इमारत का एड्रेस उसने मुझे बताया था, और मैं वहाँ जब पहुँचा, ये खंडहर सी नई बनी हुई इमारत थी। यहाँ पर कौन से भूत प्रेत हैं और मुझे क्या करना होगा? तो उसने कहा था, ये सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, इसे 2 बार खोलना, फिर बंद कर देना, तीसरी बार खोलकर अंदर घुस जाना और पीछे दरवाज़ा बंद कर देना। अगर तुम भाग कर बाहर आए, डर कर बाहर आए, तो मैं मौत लेकर खड़ी हूँ, यहाँ इन नाखूनों को तुम्हारी आंखों में घुसेड़ दूंगी और यहीं मार दूंगी। लेकिन बाहर आने वाले रास्ते से आए तो मैं आज़ाद कर दूंगी, तुम्हें माफ़ कर दूंगी, जो भी गलतियां की हैं सब माफ़, तुम आज़ाद। भागो यहाँ से, चलो चलो उस इमारत में जाओ। अब ये नई बनी हुई इमारत थी, मैं समझ नहीं पा रहा था यक्षिणी चाहती क्या है। मैं चलते चलते उस इमारत के पास गया। अब वो बड़ा सा गेट सा लगा हुआ था जो इमारत के अंदर जाने का था। यहाँ ये दरवाजे की तरह लगाया गया था। अब इस दरवाजे के आर पार दिखता था ये जंगले जैसा गेट था, लेकिन उस यक्षिणी ने कहा था 2 बार खोलना है, बंद कर देना है, तीसरी बार खोलना है और अंदर घुस जाना है, पीछे से बंद करना है, बाहर भी नहीं निकलना। मैं सीधा पहली बार गेट को खोला, बंद कर दिया, दूसरी बार गेट को खोला, बंद कर दिया, तीसरी बार गेट को खोला। वो खंडहर नई बन रही इमारत का सबसे नीचे वाला फ्लोर जो उस जंगले के आर पार नजर आता था, वहाँ सीमेंट, मिट्टी, रेत पड़ी थी। अचानक वो चमचमाती हुई इमारत दिखने लगी अंदर से। पूरा वो फ्लोर जैसे चमक रहा था। कई लोग थे वहाँ पर,
एक लड़की भी रिसेप्शन पर बैठी हुई थी। तभी मैंने वो चुपचाप गेट बंद कर दिया। जैसे ही मैंने गेट बंद किया, वो गेट ना रहा, दीवार बन गई। यानी मैं बाहर नहीं आ सकता, और यही तो यक्षिणी चाहती थी। अब मैं सर झुकाए धीरे धीरे चलता हुआ रिसेप्शन पर बैठे उस लड़की के पास गया। उसने बड़ी सी टोपी पहन रखी थी, काले रंग की, जैसे हम धूप में पहनते हैं। उसकी आंखें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पीछे वो चमचमाते काले बाल दिखे थे मुझे, जो टोपी के पीछे से निकले हुए थे। जैसे ही मैं पास गया, घबराती हुई आवाज़ में पूछने लगा, देखिए यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? वो पीछे वाले रास्ते से मैं बाहर नहीं जा सकता। उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया था। उसके सर पर बाल तो थे, लेकिन वो खोपड़ी थी। खोपड़ी पर लगे हुए बाल और उसकी आंखें तक न। जबड़ा हिला था और उसने पतली सी आवाज़ में कहा था, यहाँ से बाहर जाना है तो ऊपर से जाना होगा, इमारत के बिल्कुल शिखर पर, वहाँ से छलांग लगानी होगी, तब बाहर जाया जा सकता है। यह सुनते ही मैं घबरा गया था, उसे देखकर भी घबरा गया था। मैं तो हैरान था, वो खोपड़ी बोली कैसे? उसकी तो ज़बान तक नहीं थी। मेरा गला सूख गया था, लेकिन अब जवाब तो उसी से मिलना था। तो मैंने फिर से कांपती हुई आवाज़ में उससे पूछा, मजाक मत कीजिए, सच बताइए, यहाँ से बाहर जाने का कौन सा रास्ता है? कोई पीछे वाला दरवाज़ा है? तो वो खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हें बताया तो है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ऊपर से है। अंदर नीचे से आया जाता है, बाहर ऊपर से निकला जाता है। फिक्र मत करो, मरोगे नहीं। ये भूतिया इमारत है जो हम सबकी कैद है। यहाँ से निकलने के लिए ऊपर से जाना होगा, हर फ्लोर को पार करना होगा। ये 18 मंजिल की इमारत थी। चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाती मेरी। और हर इमारत पर क्या दिखने वाला था? मैं उससे सवाल नहीं करने वाला था, लेकिन आगे आगे चलने लगा। मैं सीढ़ियों के करीब जाने वाला था और वहां 2 दरबान। ये सिर्फ टांगें थी, ऊपर वाला धड़ नहीं था, और टांगों के बीच से 2 हाथ निकले हुए, जैसे हमारी कमर से 2 छोटे छोटे हाथ निकले हों। और एक हाथ ने भाला पकड़ा हुआ था, एक हाथ ने तलवार पकड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं हैरान हुए बिना रहा नहीं। क्या चीज़ें हैं ये? कैसी जगह है? अभी ऐसे टांगों वाले भूत तो मैंने कभी नहीं देखे। मैं जैसे ही उन सीढ़ियों से चढ़ना चाहता था, दोनों ने एक एक भाला सामने कर दिया। ये क्रॉस सा बना दिया था कि मैं आगे नहीं जा सकता। अब मैं सवाल कैसे पूछूं? टांगों से सवाल कौन पूछता है? मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुझे ऊपर जाने दीजिए, मुझे बाहर निकलना है। उन्होंने भाले एक तरफ कर दिया, मेरे लिए ऊपर जाने का इशारा था। लेकिन जैसे ही मैं पहली सीढ़ी चढ़ा था, दोनों तरफ 2-2 टांगे और उन्होंने घुमाकर एक एक लात मुझे दी। मैं उन सीढ़ियों पर गिर गया था और मेरा नाक सीढ़ियों से टकराया था। अब गालियां भी कैसे देता? ये उनकी इमारत थी, मेरी थोड़े ना। चुप करके ऊपर चढ़ने लगा। इसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर था। मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और वहाँ बड़ा सा हॉल, और हवा में उड़ती हुई वो परछाइयाँ, हर तरफ परछाइयाँ ही परछाइयाँ। लेकिन वो बन किसकी रही हैं वो दिख नहीं रहा था। मुझे देखते ही परछाइयाँ रुक गई। एक जगह पर ही परछाइयाँ खड़ी थी और सीढ़ियाँ बिल्कुल सामने। इन पागलों ने इमारत कैसी बनाई है? सीढ़ियाँ एक ही साथ होती हैं, घूम घूम कर आप चढ़ते जाओ। यहाँ तो पूरा रास्ता नापना पड़ेगा और दूसरी दिशा में जाकर सीढ़ियाँ मिलेंगी। मैं भागकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा और वो परछाइयाँ नीचे से घिसट घिसट कर आने लगी। मुझे टांगों से पकड़ लिया था, बाजुओं से पकड़ लिया था और ज़मीन पर घसीटने लगी, क्योंकि वो तो परछाइयाँ थी, ऊपर नहीं उठ सकती थी। लेकिन मुझे भी ज़मीन पर घसीट घसीट कर उन्होंने छाती पूरी छील कर रख दी थी। मुझे कभी छत पर चिपका देती, कभी नीचे गिरा देती। परछाइयाँ छोड़ नहीं रही थी और मैं हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगे जा रहा, मुझे जाने दो। परछाइयाँ बोल नहीं सकती, बस सज़ा दे सकती हैं। मुझे उठाती रहीं, पटकती रहीं। उन परछाइयों ने मेरे कपड़ों के परखच्चे उड़ा दिए थे। मैं फटे हुए कपड़े लेकर भागकर सीढ़ियों पर पहुंचा और पूरी परछाइयाँ पीछे खड़ी। वो इशारा कर रही, वापिस आ जा। लेकिन मैं हाथ जोड़कर दूसरे फ्लोर की तरफ निकल पड़ा।
अब ये 18 फ्लोर वाली इमारत है और फर्स्ट फ्लोर ने मेरी बस करवा दी थी। दूसरी मंजिल पर लोग थे जिनके कद 7-7 फुट के, काले रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए और शरीर पर राख लगी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे गंदे नाले में गिर कर आए हों। उनकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी, लेकिन मुझे देखते ही मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे। वो धीरे धीरे चल पा रहे थे जैसे रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में वो भूत होते हैं। हर किसी का चेहरा भयानक सा, किसी के बड़े बड़े दांत तो किसी का लंबा सा नाक। मैं उनके बारे में सोच रहा था कि जब वो जिंदा होंगे कितने भयानक लगते होंगे। मरने के बाद तो और भी ज़्यादा भयानक हो चुके हैं, लेकिन मेरा पीछा किए जा रहे और एक जगह उन्होंने मुझे घेर लिया। उनके बीच से निकल कर मैं सीढ़ियों के पास जाना चाहता था। एक तो इमारत बनाने वाले को मैं इतनी गालियां दिए जा रहा था, हर बार सीढ़ी मुझे पूरे के पूरे फ्लोर में भाग कर दूसरी तरफ जाकर ढूंढनी पड़ती, और यहाँ भी इन्होंने मुझे घेर लिया। ये बड़े बड़े भूत जिन्होंने मुझे पकड़ा और जो चमाटे लगाई थी, उन्होंने मुझे चमाटे लगा कर उड़ा कर गिरा रहे थे और मेरी गाल पर निशान पड़ चुके थे, शरीर पर निशान बन चुके थे, और ऐसी चमाटे जो मेरी छाती पर मारी थी उन्होंने, क्योंकि मेरे कपड़े भी कुछ फट चुके थे और उन्होंने ऐसी चमाटे छाती पर मारी मेरी सांस तक रुक गई थी। मैं कभी कभी रेसलिंग देखता और रेसलिंग में भी इतनी ज़ोरदार चमाटे कोई नहीं मारता। मुझे लगता था वो बड़ा लंबा गंजा मारता है, लेकिन यहाँ पर तो सभी उससे ज़्यादा ज़ोरदार चमाटे मार रहे थे। निशान छपा दिए थे मेरी पीठ पर उन्होंने। बड़ी मुश्किल से उनसे चमाटे खाता खाता मैं उस सीढ़ियों तक पहुँचा। यहाँ भी हाथ जोड़े मैंने और वो इशारे करके मुझे बुलाए जा रहे। वो मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं बच गया। उनकी रफ्तार धीमी थी, इस कारण बचा था मैं। उसके बाद अब अगले फ्लोर की तरफ, यहाँ डायनों का टोला था जो आग जलाकर जैसे आग सेक रही। जैसे ही मुझे देखा उन्होंने मेरी तरफ वो बड़े बड़े झाड़ू लेकर जो भागी, मैं बता नहीं सकता। वो खेल रही थी मेरे साथ। मुझे जब भी सीढ़ियों के पास जाने का मौका मिलता, सामने जाकर खड़ी हो जाती और झाड़ू से मारना शुरू कर देती। मुझे कभी उन्होंने मेंढक बना दिया था, कभी पंछी बना दिया था। जादू से मेरा आकार बदल देती और जब मेंढक बनाया तो उठा कर मुझे मारा था। मुझे पटका था उन्होंने, मेरा कचूमर निकाला और फिर से इंसान बना दिया। दर्द सहा मैंने, लेकिन इंसानी शरीर बिल्कुल सही। रूप बदल रही थी मेरा, कभी मर्तबान में बंद कर देती और मैं रोता रहता, जाने दो। 2 घंटे टॉर्चर किया उन्होंने, 2 घंटे। फिर उन डायनों को भी जैसे तरस सा आ गया। वो अपना हाथ सेकने लगी और एक डायन जो मर्तबान में भी मुझे बार बार खनका कर मेरे सर की आवाज़ें सुनना चाहती थी, अंत में उसे भी तरस आ गया। मुझे उठाकर उसने उन सीढ़ियों पर फेंका और मेरा आकार सही हो गया। ये दर्द सहा था मैंने और शरीर पर कोई निशान तक नहीं। मैं उसके अगले फ्लोर पर गया था जहाँ मुझे चुड़ैलों का झुंड मिला, कहीं पर पिशाचों का झुंड मिला, कहीं पर अजीब अजीब से कीड़े मकोड़े, कहीं चींटियों का झुंड, कहीं सांपों से कटा मैं बस इस तरह आगे पहुंचता गया। मैं क्या ही बताऊं, मैं उस यक्षिणी के सामने क्यों नंगा हुआ था, मुझे खुद पर घिन आ रही थी। और सच में मेरे कपड़े आज इस तरह से फट गए थे, मैं पूरा नंगा था। आखिरी फ्लोर पर छत पर पहुंचते पहुंचते मैं पूरी तरह से नंगा हो चुका था। किसी भी भूतनी को, किसी पिशाचनी को शर्म तक ना आई, सज़ा देती रही। कभी कोड़ों से मारा, कभी सांपों से कटवाया। बेशर्मों ने इतनी सज़ा दी थी मुझे। मैं ऊपरी फ्लोर तक पहुंचा था और नीचे बादल दिख रहे थे, और यहाँ बिना कपड़ों के मुझे लगा था ये शर्म खा जाएंगी। यहाँ बड़े बड़े गंजे जिन्न खड़े थे। उन्हें देखकर उनकी आंखों में वो अजीब सा वहशीपन, मुझे अपने शरीर के अंग तक ढकने पड़ रहे थे। शर्म आ रही थी मुझे। लेकिन इस बेरहम इमारत के उन भूतों से अच्छे वो जिन्न थे। भले ही उनके चेहरे पर वो वहशीपन था, वो बेहया से नजर आ रहे थे, लेकिन शर्म खाई उन्होंने और कहा, वो दीवार है, वहां से कूदना है, तब बच पाओगे तुम।
लेकिन क्या करता मैं, उसके बीच से निकल रहा था। उन बेहयाओं ने जैसे कोई सज़ा नहीं दी, छुआ तक नहीं। उनकी नज़रें इतनी गंदी थी, मैं महसूस कर पा रहा था। जब औरतों को गंदी नज़रों से लोग देखते हैं कैसा महसूस होता होगा, लेकिन मैं बिना कपड़ों के शर्म से डूबा जा रहा था। 2 ही तो हाथ थे मेरे, एक हाथ आगे रख पा रहा था, एक पीछे। अब मैं क्या करूं, मेरा कद भी छोटा है, हाथ भी छोटे हैं, ढक नहीं पा रहा था खुद को पूरी तरह से। वो हंस रहे थे और उनके चेहरे पर वो वहशीपन, और अंत में उस दीवार पर चढ़ गया था मैं। उस दीवार पर चढ़ते ही बादल पर आंखें बंद करके छलांग लगा दी। मौत मिली तो भी सही, जिंदा रहा तो भी सही। एक झटके से मैं नीचे गिरा था और मैं वहीं पर था जहां पर वो यक्षिणी ने मुझे अंदर जाने को कहा था। शर्म के मारे मैं हाथ ढक रहा अपने शरीर पर, लेकिन मेरे कपड़े दोबारा शरीर पर आ चुके थे। जैसे इस जादुई इमारत में घटी घटना ठीक हो गई थी। शरीर के हर जख्म को भर दिया गया था और अब नज़रें झुकाए उस यक्षिणी के सामने मैं समझ गया था गलती क्या की है मैंने। मैं समझ गया था, मेरी नज़रें झुकी हुई थी और वो यक्षिणी गुर्राए जा रही, आज़ाद हो तुम। लेकिन मैंने हाथ जोड़े, देखो तुमने आज़ाद कर दिया, तुमने तो आज़ाद कर दिया, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने किया। भले ही भूतनी आ जाए, मुझे ऐसी अश्लील हरकत नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी मुझे माफ़ करती हंसती हंसती वहाँ से चली गई। शर्मिंदा तो बहुत हुए होगे तुम, अब भुगतो से शर्मिंदगी को ताउम्र। तुम्हें ऐसा सबक दिया है, भले इंसान बनोगे तो, ऐसे भले इंसान जो मेरे उस गांव में रह सकते हैं। तुम भी उस गांव में जब आना चाहो आ सकते हो। क्या कहता उसे मैं, पुश्तैनी ज़मीन देखने की जिद थी मेरी, मन में प्यार था दादाजी की ज़मीन देखने का। प्यार भी गायब, जिद भी गायब, शर्म थी आंखों में। अब शहर में रहूँगा, गाड़ी चलाऊँगा, कोई पुश्तैनी ज़मीन नहीं देखनी मुझे। क्या पता वो सटकेली यक्षिणी फिर से मुझे किसी इमारत में ना भेज दे। कैसे रहूँगा मैं दोबारा। मैं उसके बाद कभी गांव नहीं गया, और मेरे पिता भी कहते रहे गांव गया था, क्या क्या देखा, क्या बताता मैं। इमारत की पूरी घटनाएं शर्म के मारे बता ही नहीं पाया मैं। आज भी मैं उस घटना को याद करता हूँ, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। एक यक्षिणी बहुत शक्तिशाली होती है, आपको भी पता होना चाहिए। भूतों और यक्षिणियों में अंतर होता है। यक्षिणियाँ अप्सराओं में आती हैं। कोई ऐसी गंदी हरकत मत करना, भुगतनी पड़ेगी। आज भी मैं डरता हूँ उस रात की यादों से। आपको बता तक नहीं सकता इमारत में कैसे कैसे प्रेतों को देखा था मैंने।